दोस्तों, हम में से कई लोग ये शायद जरूर जानते होंगे कि भारत में आईफोन का 3G मॉडल कब लॉन्च होने वाला है, लेकिन हम में से कई लोग शायद ये ना जानते हों कि आज भी भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं और भारत में ही 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी रोज रात को भूखे सोते हैं। हम में से कई लोग शायद ये भी जानते हों कि सैफ और करीना की शादी कब होने वाली है, लेकिन हम में से कई लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि भारत में ही हर साल 50 लाख से ज्यादा बच्चे डायरिया की वजह से अपनी जान दे देते हैं। हम में से कई लोग आईपीएल का ये आंकड़ा भी जानते होंगे कि धोनी को हर साल आईपीएल में खेलने के लिए कितने करोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हम सब शायद बीपीएल यानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन का ये आंकड़ा न जानते हो कि आज भी भारत में 35 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यानी ये 35 करोड़ भारतीय रोज के मात्र 50 रुपए भी नहीं कमा पाते। भारत देश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 25 साल पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार जो पैसा गरीबों की वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करती है उसका सिर्फ 15% ही गरीबों तक पहुंच पाता है और भ्रष्टाचार के रहते बाकी 85% सिस्टम में ही खर्च हो जाता है। आज इतने साल बाद एक अर्थशास्त्री कह रहे हैं, नेताओं से और राजनेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप इस 15% के आंकड़े को 100% नहीं कर सकते तो कम से कम 50% तो कर ही दीजिए। यानी इस बार का बजट हो खाओ और खिलाओ बजट। और वो अपना ऑल्टरनेटिव बजट भी पेश कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर उनके सुझावों को मान लिया जाए तो हमारे देश से गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं हमेशा के लिए दूर की जा सकती हैं। स्वागत करता हूं जाने माने अर्थशास्त्री और मैनेजमेंट गुरु, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच और द ग्रेट इंडियन ड्रीम के लेखक, आईआईपीएम के ऑनररी डीन प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का। प्रोफेसर चौधरी, आप इतने सालों से ऑल्टरनेटिव बजट पेश करते आ रहे हैं। आपने इस बार अपने ऑल्टरनेटिव बजट में कहा है कि एनआरईजी जैसी स्कीम को 30,000 करोड़ के खर्चे से बढ़ाकर 3 गुना। अब एक तरफ आप भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, आप संडे इंडियन में जो लेख लिखते हैं उसमें काफी विस्तार से आप भ्रष्टाचार की बात भी करते हैं, तो आपको नहीं लगता इतने भ्रष्टाचार के रहते वो एक तरह से पैसे की बर्बादी होगी? इस बार का जो मेरा ऑल्टरनेट बजट है, कई लोग तो ये कह सकते हैं बहुत सिनिकल हो गया हूं। मतलब आज से 9 साल पहले आई वुड टॉक अबाउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स विद अ लॉट मोर पैशन, और आज मैं कह रहा हूं कि आप खाओ और खिलाओ। क्योंकि लास्ट बजट में अगर आपको याद हो हमने कहा था बैन द बजट, क्योंकि ये बजट का जो पूरा एक्सरसाइज है ये दिन के दिन एक आम आदमी के लिए जो उसका जो शाइन है वो खत्म होने लगा है। उसके पीछे कारण ये है जो आपने अभी कहा कि 15% जो राजीव गांधी ने तब कहा था कि मासेस तक पहुंचता है, वो अब राहुल गांधी जी ने कहा है कि 5% पहुंचता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस 5% और 15% जो भी है इसको कम से कम 50% के आसपास ले आइए। और अगर इस 50% के आसपास आप लेके आए तो इस देश को पूरा बदला जा सकता है। देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट को क्या हुआ, 80 दिन का काम उन्होंने दिया ऑन एन एवरेज एनआरईजीएस स्कीम से, और उससे वो पावर में आ गए जो किसी ने चिंता नहीं किया था। और हमने जो कहा 3 गुना बढ़ाओ, 3 गुना बढ़ाने से क्या होगा, 250 दिन का काम मिलेगा लोगों को। और अगर 250 दिन का काम मिले इस देश के जनता को, तो आप सोचो कि कांग्रेस गवर्नमेंट को अगले 15 साल में कौन हटा सके। आपने ये भी कहा है अपने ऑल्टरनेटिव बजट में कि जो सर्व शिक्षा अभियान है और जो मिड डे मील है उसमें जो खर्चे हैं उनको 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 4 गुना 80,000 करोड़ कर दिए जाए। और आपने ये भी कहा है कि 10-10 लाख इनाम नकद में दिया जाए उन टीचर्स और प्रिंसिपल्स को जिनके स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा करते हैं, उन डॉक्टरों को जो गांव में 1 साल से ज्यादा अपनी ड्यूटी देते हैं। तो ये आपको मालूम है और ये कॉमन नॉलेज है कि हमारे देश में अगर स्कूल है तो टीचर गायब है, अगर स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टर गायब है। ये ऐसे लोगों को आप 10-10 लाख रुपए इनाम देने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये 5 साल में है। 75,000 स्कूल हमारे देश में है जहां पे 1 क्लासरूम भी नहीं है। कुछ 1 लाख स्कूल और हैं जहां पे 2 से कम क्लासरूम्स हैं।
हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि टीचर्स क्लास में पढ़ाने नहीं जाते हैं, वो घर में प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, और जो बच्चे स्कूल में एनरोल होते हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो अच्छा टीचर अच्छी तरह से स्कूल में जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ाएगा, उसके बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, उसको इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। आप अगर 10% टीचर जो अच्छा काम करते उनको आप इंसेंटिव दे, तो जो बाकी 90% टीचर है जो काम नहीं करते, उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। यूपी में कुछ 900 स्कूल है जहां पे एक टीचर भी नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में आप अगर कुछ एक्साइटिंग स्कीम्स नहीं लाए तो कभी भी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपने अपने ऑल्टरनेटिव बजट में यह भी कहा है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, यानी 10वीं के बाद की जो पढ़ाई है, उसका खर्च सरकार 1700 करोड़ से सीधा 17,000 करोड़ कर दे, यानी 10 गुना। अब इस देश में और कई बड़ी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद है, नक्सलवाद है, जातिवाद है, महंगाई है। वो इतनी बड़ी समस्याओं को छोड़कर आप कह रहे हैं कि इसमें 10 गुना बढ़ा दिया जाए। ये ओवरऑल एजुकेशन में मैंने बजट इंक्रीज का बात किया है। आप अगर आतंकवाद की बात देखें तो ये होता है जब आप किसी को एक सोसाइटी से मार्जिनलाइज कर देंगे, आप उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बाहर फेंक देंगे, वो आदमी बैठे बैठे सोचेगा कि मैं इनसे बदला कैसे लूं। तब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आएगा, तब नक्सलाइट मूवमेंट आएगा, और यही सारी चीजों को आप अगर देखें अमेरिका में, वहां पे आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि जो गरीब लोग हैं वहां से प्रोपोर्शन जो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं वो ज्यादा है जो अमीर लोग हैं उनसे। उसका मतलब ये है क्योंकि गरीब लोग समझते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई इज द ओनली सोर्स ऑफ ग्रोथ, तो वो लोग जा रहे हैं वहां पे। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट पैसा हाजिर कर रही है। जो गरीब आदमी है वो जब एक बार प्राइमरी एजुकेशन पास करके निकलेगा, उसको अगर आप स्कॉलरशिप्स दें तो वो जाके हायर एजुकेशन में compete करके भर्ती होगा, रिजर्वेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये पूरा देश का सब कुछ बदल जाएगा अगले 15 साल में। तो आप ये कह रहे हैं कि NREG से वो इंसान जिसके पास जमीन नहीं है उसको कुछ काम मिलेगा, और आप जो कह रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान से उनके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से उनको उच्च शिक्षा का प्रावधान मिलेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द। आप कहीं में जाइएगा, देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का ऑल्टरनेटिव बजट। आपने ऑल्टरनेटिव बजट में इस बार बहुत ही रोमांचक सुझाव दिया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रचार यानी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में एक बहुत बड़ी रकम खर्च की जाए। और हमारा देश, जैसे आप जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ने जो सर्वे किया है जिसमें ईमानदारी में हमें दुनिया में 72वां रैंक मिला है, और 10 में से 3.5 अंक दिए हैं, यानी कि हमारी CBSE की 40% पास परसेंटेज से भी कम। इसको देखते हुए आप हमेशा से जुडिशरी के बारे में बात करते आए हैं, लेकिन हमारे बजट में हमारे वित्त मंत्री जुडिशरी, RTI पर ज्यादा जोर नहीं देते। आपने दिया ऐसा क्यों? जो हमारे देश का एक पॉलिटिशियन है उसके ऊपर एवरेज में हर साल 1000 करोड़ उसके प्रमोशन पे खर्चा होता है। 5 साल में उसके ऊपर 5000 करोड़ खर्चा होता है। एक मायावती जी के स्टैचूज जो बन रहे हैं यूपी में, मतलब अनबिलीवेबल, उसके ऊपर 5000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। तो मैंने बोला है कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन पे भी कुछ ऐसा खर्चा कर दो ताकि जो आम आदमी है और गांव-गांव का आम आदमी है उसे पता चले कि जिस तरह से एक करप्ट आदमी को प्रोपेगेट करके उसके सामने बार बार लाया जाता है, उसको ये भी पता चले इस आदमी के ऊपर मैं क्वेश्चन भी कर सकता हूं। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन जितना फैलेगा उतना देश में करप्शन एक तरह से एक्सपोज होते रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं इमीडिएटली कम होगा, क्योंकि कम होने के लिए हमारे देश में एक और चीज चाहिए जो है जुडिशियरी। हमारे देश में जो नंबर ऑफ जजेस हैं पर मिलियन वो अमेरिका से 1/10 है, और इसी कारण हमारे देश में जो आम आदमी है उसका लाइफ क्रिमिनलाइज्ड हो गया है। वो अगर कोई अच्छा काम करना चाहे वो कर नहीं पाता है, वो कभी शराफत से रह नहीं पाता है, क्योंकि उसको करप्शन टच करके ही छोड़ेगा। और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है हमारे देश की जुडिशरी काम नहीं करती है। इट इज अ पैरालाइज्ड जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में ऐसे केसेस है जो 466 साल से चले आ रहे हैं। हमारे देश में जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है वो मिलियंस में है।
आप जाओ अपना हैरेसमेंट करवाने के लिए, क्योंकि वहां पे अगर जाओ तो 20 साल लगेगा एक कोर्ट का केस सॉल्व होने में, और 20 साल तक किसके पास वो एनर्जी है? आप जिस इंडेक्स की बात कर रहे थे, उन्होंने एक और सर्वे भी किया है कि हमारे देश में कुछ 225 करोड़ रुपए पिछले साल लोगों ने पुलिस को घूस दिया है। आप अगर ये चेंज करना चाहें तो आपको जुडिशरी बदलना पड़ेगा, आपको जो नंबर ऑफ जजेस है 10 गुना करना पड़ेगा, आपको आरटीआई जैसे चीजों को प्रोपेगेट करना पड़ेगा। मैंने विक्रम और बेताल की कहानियों में कल्प वृक्ष के बारे में सुना है, यानी विश ट्री, जो मांगो मिलता है। आपने जितने भी सुझाव दिए हैं उसके तहत अगर मान लीजिए सरकार और हमारे वित्त मंत्री साहब मान भी लें, उनको चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए और ज्यादा। अब उनको कोई एक ऐसा कल्प वृक्ष भी दिखा दीजिए जहां से ये 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाए, मांगे जा सकें। इकट्ठा करने का तो सोर्स हमने दिया हुआ है इतने सालों से, ग्रेट इंडियन ड्रीम किताब में भी लिखा हुआ है, इस बार भी लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर सिंपल सी बात पूछना चाहे तो अगर 1 रुपए हम इलेक्ट्रिसिटी पे पर यूनिट बढ़ा दें, जो हम लोगों को ज्यादा कुछ अखड़ेगा नहीं, तो 50,000 करोड़ रुपए उधर से आ सकता है। जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी नॉट पेट्रोल, बाकी जो अल्टरनेट मेथड्स हैं, उस पे अगर हम प्राइस बढ़ा दें, वहां से कुछ 60,000 करोड़ आ सकता है। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ये तरीके इंप्लीमेंट होने में टाइम नहीं लगता है, फिर वो खा जाना इज द प्रॉब्लम। आपने ये भी लिखा है कि करप्शन एक ग्लोबल फिनोमेनन है। ओबामा जी जब नवंबर में इलेक्टेड होने लगे तो सबसे बड़ा स्कैंडल अमेरिका में क्या हो, उनकी जो सीट, द मैन हु इज प्रपोजिंग चेंज, उन इलिनॉय में, उसी को उधर के गवर्नर में सेल ने लगा दिया कि भाई जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा। अगर देखें अभी ब्रिटेन में स्कैंडल हुआ है, किस तरह से एमपीज गवर्नमेंट का पैसा अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मतलब पर्सनल खर्चा तो इस हद तक कि अपने स्पाउस के लिए पोर्नोग्राफी खरीदने के लिए भी खर्चा कर रहे थे गवर्नमेंट का पैसा। हर जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज करप्शन एंड स्कैंडल रिडन, लेकिन उसके कारण जापान, अमेरिका, यूके में कुछ ग्रोथ की कमी नहीं हुई है। बेस्ट कंपैरिजन है चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों को लो और आप वेस्ट बंगाल को ले लो, तो कंपैरिजन सबसे सामने आ जाता है कि ये चाइना भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वेस्ट बंगाल भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उधर भी करप्शन है, इधर भी करप्शन है। उधर प्रगति इतनी हुई है कि वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में बोला है कि इतने लोगों को बिलो दी पॉवर्टी लाइन से अबव दी पॉवर्टी लाइन किसी देश ने कभी दुनिया के हिस्ट्री में नहीं लाया। और आप अगर वेस्ट बंगाल में देखिए तो लोगों को धकेला जा रहा है नेशनलिज्म में। 250 मिलियन लोग जब इंडिपेंडेंस के टाइम बिलो दी पॉवर्टी लाइन थे, आज 350 मिलियन लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। और वो जो पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन है वो इतनी शर्मनाक है कि 550 रुपए अगर एक आदमी को मिलता है महीने भर में, वो पॉवर्टी लाइन है। अब 550 रुपए में एक आदमी अपने कुत्ते को नहीं पालता है, उस आदमी को बोला जाता है आप अगर 550 रुपए आपको दिया जाए तो आप 550 रुपए में आदमी खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? यानी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरे विश्व में हर जगह है, लेकिन वहां पर वो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और आपने जो संडे इंडियन में लिखा है खाओ और खिलाओ बजट, यानी वो फिल्म याद आ गई, जाने भी दो यारो, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, बहुत मजा आएगा। मतलब यू नो इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन कि आप खाई जा रहे हो भाई, कभी खिलाओ भी। जैसा आपने कहा कि इंडिया में काफी अच्छा टैक्स आता है बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, तो आप खुद पॉलिटिक्स में आके वो जो सपना आप देखते हो वो इंडिया का सच क्यों नहीं करते थे? पॉलिटिक्स में आने से ज्यादा कुछ बड़ा काम तो हो नहीं सकता है। एंड आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स दैट अगर मैं 10-15 साल बाद आपको कहीं पे देखना चाहता हूँ वो है पॉलिटिक्स में। तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे काफी स्टूडेंट्स भी आएंगे, आप लोग आओगे और सब मिलके देखेंगे क्या करने का बाकी रह जाता है। अभी कुछ देर हम चिल्लाते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, देखते हैं कोई सुनता है या नहीं। कोई और अच्छा काम कर दे तो शायद जरूरत भी ना पड़े। जो मेरे घर में काम करते हैं, मैं जितनों से भी बोलती हूँ, मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम स्कूल जाओ, वील बी पेइंग फॉर यू, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनका एक शक्ल बन जाती है, फिर वो कहते हैं हमें नहीं पढ़ना। तो सर वो मोटिवेशन ही कैसे दे कि वो स्कूल जा सके, स्कूल जाएंगे तो फिर हम स्कॉलरशिप देंगे उन्हें। एक गरीब बच्चा पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वहां पे पढ़ाई का कोई चर्चा नहीं है। तो इस बच्चे को, हालांकि मैं अपने बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजना चाहता हूं, लेकिन इस बच्चे को उस एनवायरनमेंट से दूर ले जाना पड़ेगा।
सिर्फ मिड डे मील से काम नहीं चलेगा, उसे एक हॉस्टल सिस्टम में डालना पड़ेगा और उसको दूर भेजने के लिए उसके माँ बाप को इंसेंटिव देना पड़ेगा। जो चाइल्ड लेबर का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी दो आप माँ बाप को, और बच्चे को स्कूल भेजो। आपके पास जब विल रहता है किसी का जिंदगी बदलने का, आप बदल सकते हैं। आपने अपने ऑल्टरनेटिव बजट में कहा कि सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की और फंडिंग की जरूरत है। तो आपने कहा कि वो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए, बिजली के दाम बढ़ाए, तो क्या आम जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर सरकार इसे करेगी क्योंकि उसे हर बार सत्ता में रहना है? पैसे इकट्ठे करने के तरीके ऐसे भी होते हैं जो नॉन इन्फ्लेशनरी हो, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट, जैसे आप कहते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ाने से इन्फ्लेशन होगा, वो इन्फ्लेशन होगा, आदमी उसको एडवांटेज लेके इमीडिएटली चीजों का दाम बढ़ा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कैन से कि पेट्रोल का जो आपके टोटल कॉस्ट में जो कंपोनेंट है उतना ही परसेंट आप दाम बढ़ाओ। अगर 100 रुपए में आप 1 रुपए पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हो और वो 10% से बड़ा है, तो आपका प्रोडक्ट प्राइस 100 से 100 रुपए 10 पैसे होना चाहिए, ये नहीं कि 100 से 110 रुपए। What is your advice हम कॉमन जनरल पीपल के लिए, so that they can confront this corruption and even lead to development of the country? I wish कि मैं राम जी के तरह होता कि हमेशा अच्छा एडवाइस दे पाता और बोलता कि आप कभी भी किसी को ब्राइब मत दीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यूपी में आज हालत यह है कि किसी का घर जल रहा है और उसने फायर ब्रिगेड बुलाया। जब फायर ब्रिगेड वाला आता है तो वो आग बुझाता नहीं है, पहले बोलता है पैसे दो। आप बोलेंगे नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी बीवी बच्चे को मरने दो। हाँ, मैं राम जी का भक्त हूं और मैं यहाँ पे पैसे नहीं देने वाला हूं। आप ये कहोगे, आप ब्राइब नहीं दोगे, आप शायद दोगे। इसलिए ये नेताओं का तरीका है बोल देना कि आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं, आप लोग तो ब्राइब देते, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत तरीका है। जो कॉमन मैन है, ही इज बीइंग फोर्स्ड टू बिकम करप्ट। अगर उसके पास एक जुडिशियल रिकॉर्ड्स रहता, अगर उसको पता रहता कि पुलिस को अभी फोन करे 2 मिनट में आके इसका अरेस्ट कर लेगा या फिर उसको इमीडिएटली बोलेगा कि आग बुझाओ, तो फिर वो करता। उसे पता रहता कि अगर मैं कोर्ट जाऊंगा तो 1 महीने में केस सॉल्व हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में। वो जाता नहीं है और पैसा इसलिए देता है क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि आप और मैं रेगुलरली ब्राइब दें। क्या इस बार गरीबों को सच में कुछ मिल पाएगा या फिर सब कुछ इस बार भी नेताजी के पेट में समाएगा? पिछले बार हम कह सकते हैं कि देयर वर अदर पार्टीज नॉन स्टॉप ब्लैकमेलिंग। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही केपेबल और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही इंप्रेसिव है। पूरी दुनिया भर की आंखें उनके ऊपर है क्योंकि अगर इंडिया इस रिसेशन टाइम पे उभर के आ जाए स्ट्रांगली तो पूरी दुनिया में एक ग्रोथ का फेस आ जाएगा। शायद वो दिन आ गए हैं जब पॉलिटिशियंस को रियलाइजेशन हो रहा है कि सब कुछ खा के फायदा नहीं है, कुछ खिलाओगे तो ज्यादा फायदा है क्योंकि अगले साल फिर इलेक्शन में जीत सकते हैं। अगर भगवान राम और भगवान कृष्ण में आपको किसी एक को वित्त मंत्री चुनना हो तो किसको चुनेंगे? मैं राम जी को चुनूंगा क्योंकि जो वित्त मंत्री का जॉब है उसमें लीडरशिप स्किल्स की उतनी जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जगह में मैं शायद कृष्ण जी को चुनूंगा, बट यहाँ पे एक अच्छे इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान जो हमेशा सही काम करे और जिसका जो दिल है वो सही जगह पे हो, वो चाहिए। और राम जी से अच्छा आदमी उस जॉब के लिए है नहीं। प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ युवा दर्शक जो आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्तव्य ही धर्म है। प्रोफेसर अरिंदम की बातें सुनकर आज कुछ ऐसा लगता है कि हमें गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी परेशानियों के खिलाफ एक महाभारत छेड़नी होगी। और बजट एक ऐसा धारदार हथियार है जिससे इस महाभारत को शायद जीता जा सकता है। और ये हथियार प्रणब बाबू अब आपके हाथ में है। इस बार ना आपको लेफ्ट देखने की जरूरत है ना राइट, सीधा वार करना होगा। जय हिंद।